अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक। इसका पहला अंक हो चुका था। आज हम देखते हैं इसका दूसरा अंक। कुल 3 अंकों का ये नाटक है। समस्या नाटक की श्रेणी में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अंक सिंदूर की होली का। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है। उसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। मनोज शंकर बरामदे की बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाई ओर से बाईं ओर को रेशमी चादर डाले है। धोती भी बंगाली ढंग की चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने हैं। पैर में पंजाबी जूता है। शरीर की गठन को तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे को धंस रही हैं, जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वहीं खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा, बरामदे में आकर मुझे भी सिखला दो। मनोज शंकर, घूमकर किस लिए? मनोरमा, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोज शंकर, लेकिन क्यों? मनोरमा, लेकिन क्यों? मनोज शंकर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को न सो। कहा है कभी? सिंदूर की मनोरमा, मुझे नींद नहीं आती, गंभीर हो उठती है। मनोज शंकर, अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आ जाएगी? नींद की दवा तो सुंदर रही। मनोरमा, नींद नहीं आएगी तो यूं ही समय तो सुख से बीतेगा। मनोज शंकर, लेकिन ये तुम कैसे जानते हो कि बांसुरी बजाने में सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी में बिगड़ गया, डॉक्टर गए। मनोरमा, प्रश्न नहीं। मनोज शंकर, क्या कर रहे हैं? मनोरमा, कर क्या रहे हैं? देह दबा रहे हैं। मनोज शंकर, देह दबा रहे हैं? मुस्कुराकर, तुम भी तो। मनोरमा, परिहास समझ रहे हो? चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी बाँह पर, कभी जांघ पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। क्यों? इधर देखो। मनोरमा गंभीर होकर, ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी, दिन दो दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरा अंत है ना? मनोरमा, कभी अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है जी। मनोज शंकर, तो बस 2 ही महीने से खिलवाड़ भी आरंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा, मैंने? मनोज शंकर, हाँ तुमने। मनोरमा, यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हारे ही हृदय को चोट पहुँचेगी, लेकिन मैं यह चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोज शंकर, भयंकर है? मनोरमा, भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रीझ गई है कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है। मनोज, तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एकाएक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोज शंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम ही कहो कुछ सोचकर। मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसी की बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर प्रेम, अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको। मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। कल मैं अवश्य चली जाऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता, ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि तुम इसी क्षण दे सको। मनोज शंकर, चुटकी से उसकी भौं के घूमे हुए लाल बाल पकड़कर खींच लूं इस बहजाए आत्मा का। मनोरमा, आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी। अंधों से पूछो, लंगड़ों, और उनसे पूछो जिनका शरीर गल रहा है। आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा न रहे, बस प्रेम तुम्हारा है। मनोज शंकर, ओह जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा,
आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई आशा नहीं। मनोजशंकर बांसुरी बजाने लगता। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती रहती है। नहीं मानोगे मनोशंकर, इसमें भी बुराई है मनोरमा, इसमें एक प्रकार का विष है, एक प्रकार का नशा है। मनोशंकर, मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता। मनोरमा, विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई से लेकर जीना अच्छा नहीं है जी। मनोशंकर, कहीं आनंद है भी या यूं ही। मनोरमा, कहाँ आनंद नहीं है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वरना चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। मनोशंकर, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। मनोरमा, तब मरना चाहते हो, यही ना, मरना ना चाहो, जीवन तुम्हारा है। मनोशंकर, तुम्हें समझ लेना कठिन है। डिप्टी मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूँ और तुम्हारे लिए भी। मैं क्या करूँ, किससे किसके लिए रोऊं? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य है लेकिन हम तीनों का तो संघातक हो गया है। मनोशंकर, मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता है। इस चिरंतन रोग के साथ ही तुम्हारा एक और रोग है, मैं समझती हूँ कि। मनोशंकर, इस सब का मतलब यही है कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध लूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरे हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है तो हाथ बढ़ाओ या लो। अपना हाथ बढ़ाती है, पकड़ लो मनोज। शंकर मंत्र मुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी, कुछ सोचकर। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विधुर होना होगा और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं अनेक जीवन का हो गया। मनोशंकर चिंतित होकर दूर पर आकाश की ओर देखने लगता। मनोरमा उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से हिला देती। चिंता नहीं, नहीं चिंता नहीं, हंस तो दो जीवन का पर और जगत पर। मुरारीलाल बनावटी स्वर में, तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारीलाल बरामदे में निकल कर आराम कुर्सी पर बैठते हैं, उनके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है। मनोशंकर, क्या कहा आपने? मुरारी लाल, यही कि हम तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। मनोशंकर, शायद आप अभी नाटक देख कर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ। मनोशंकर रूखे स्वर में, संभवतः वहाँ और क्या था? मुरारीलाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी, चंद्रकला को धुकधुकी बंद हुआ चाहती है। मनोशंकर हंसता हुआ, हा हा, आप भी तो रहते रहते अब सपना देखने लगते हैं। मुरारीलाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सबसे असहयोग कर लिया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोशंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। मुरारीलाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा, उनको संदेह है, कोई रोग का साफ लक्षण नहीं देख पड़ता, वे डर रहे हैं कहीं हृदय की गति न बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वह? मनोशंकर, मैं गया था, 10 मिनट से अधिक उसके पैताने खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रखकर करवट लेट गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? गंभीर से हो उठता है मुरारीलाल कमरे की ओर घूमकर, तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए हैं? मनोरमा, वहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं था। विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारीलाल, हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं। मुरारीलाल, तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? मनोरमा, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते ना, इसलिए यह बात स्त्री ही कह भी सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदी की तरह, चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता है। मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं। जो मिला नहीं उसका चला जाना, उसका सुख क्या और दुख क्या? मुरारीलाल को सोचकर, तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? मनोरमा, रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा कराया है।
मुरारीलाल चंद्रकला ने, मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानते हैं मनोज शंकर, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ मुरारीलाल, लेकिन मैं तो समझता हूँ। एकाएक चुप हो जाता है मनोज शंकर। आपने देखा नहीं यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई, वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरती तो रो पड़ती। मुरारीलाल गहरी सांस लेकर, उसका हृदय बहुत कोमल है मनोज, उसका घाव देखकर घबरा उठी। मनोज उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वो घबरा उठी थी। मनोज शंकर, संभव है मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन मुरारीलाल सहम कर, लेकिन क्या? मनोज शंकर, जाने दिए, कुछ नहीं। मुरारीलाल, नहीं नहीं, कहो तो। मनोज शंकर, वह बात आपसे कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगता मुरारीलाल, लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूँ। मनोरमा, डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा का प्रस्थान। मनोज शंकर, मैं असावधान हूँ? मुरारीलाल, हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मनोज शंकर, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा तो नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं इसका ध्यान तो आपको रखना होगा मुरारीलाल, लेकिन यह दूरी तुम्हारी हो बनाई हुई हो तो। मनोज शंकर, नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए यही उपयोगी समझूं। मुरारीलाल, तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीज़ों को मैं खूब समझता हूँ। मनोज शंकर उद्वेग में, यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष से छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता मुरारीलाल झपट कर कुर्सी से उठते हैं और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार सिर हिला हिलाकर गोसवारे के नीचे थूकता है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुंह से खून आ गया। मुरारीलाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो तुम? मनोज शंकर, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता है और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे भी संभव हो सके तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मुरारीलाल, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर, हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल, यह व्यंग करना तुमने कहाँ से सीखा? मनोज शंकर, जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और निर्देशन दार्शनिक बनते हैं, लेकिन जो उसे सुनते हैं, समझते हैं और मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं। मुरारीलाल, तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। मनोज शंकर, यह कैसे? मुरारीलाल, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे, इतना ही नहीं, इतनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मनोज शंकर, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग न करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल लूँ। मुरारीलाल, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ, यही करता रहा हूँ, यही करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवान से रुपया ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूट कर रुपया इकट्ठा किया है। यदि इसे लूटना भी माना जाए तो उसे लूट लेना मेरा बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती थी। मनोज शंकर गंभीर होकर, तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है। इसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता? मैं वहाँ की किस आशा से जाता? मुरारीलाल, सिविल सर्विस के लिए। मनोज शंकर, यही तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक? सिर हिलाकर, जिसका भूत जी रहा है आज इस 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता? मुरारीलाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो? मनोज शंकर, अवश्य, मैं मृतक तो हूँ ही। मैं आत्मघाती पिता का पुत्र, किसी बड़े पद, किसी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया हूँ। जब तक मैं यह न जान जाऊँ उन्होंने आत्महत्या क्यों की आत्महत्या उन्होंने, तब तक। एकाएक गंभीर होकर कुछ सोचने लगता है।
मुरारी लाल उद्वेग के स्वर में, ओह मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है उसके लिए, मनोज शंकर कांपते हुए स्वर में, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 का वर्ष का हूँ। एक युग पूरा हुआ चाहता है, एक नई पीढ़ी आया चाहती है, लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या की क्यों अभी ज्यों का त्यों बना है। यदि मैं आज मर जाऊं, मुरारी लाल जैसे सचेत होकर, तो क्या होगा मनोज शंकर, यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा। इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में स्वर के साथ ही उसका शरीर भी कांपने लगता। मुरारी लाल, आत्महत्या उन्होंने की थी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों, किस लिए, इस संबंध में तो मैं तुम्हें कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोज शंकर चौंक कर, आप अब भी छिपाना चाहते हैं, तब तो यह शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। उसका मुख भयानक फूटता, उसका शरीर आंधी के समय पेड़ की तरह हिलने लगता। मुरारी लाल, भय और आवेश में, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। मेरे मित्र थे, हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता है, हम लोग दो शरीर एक प्राण थे। कभी मनोज की ओर तो कभी धरती की ओर देखते हैं। उनके मुख का रंग एकाएक बिगड़ कर लाल और अंत में काला हो जाता है। उनकी सांस वेग से चलने लगती है, जिससे उनकी छाती उठने और बैठने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं। मनोज शंकर क्षोभ और अवहेलना की दृष्टि से उनकी ओर देखता रहता है। मनोज शंकर कड़े शब्दों में, कहते चलिए। मुरारी लाल कातर होकर, क्या कहूँ अब? मनोज शंकर, बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है? मुरारी लाल संभल कर, नहीं। मनोज शंकर उंगलियों को कड़ी कर बायां हाथ सिर पर रखता है। अंगूठे के नीचे उसका बायां कान इस तरह दबकर ऊपर को खींचा उठता है कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर को खिसकता हुआ मालूम होता है। दायां हाथ बार बार हिलाते हुए, सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काला तो चला गया, अब तो व्याख्या काल है ना। घड़ी दो घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष के सूत्र साफ हो जाएंगे, उनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा। बस कहते चलिए। मुरारी लाल, तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसलिए उद्विग्न होकर उसकी ओर देखने लगता। मनोज शंकर क्षुब्ध होकर, आपकी आशाएं वैसी ही हैं, वैसी ही रहें, कुछ और बढ़ जाएं। उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखकर सिर हिलाते हुए, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ उनका, आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था, मुझ में वह कला व कौशल न था जिससे 1,000 का चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत की मुस्कान में वो जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आंखों में उसके अबोध हृदय का जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझसे कोई आशा न रही। उसने देख लिया मुझ में जो कुछ था, नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह बांसुरी हिलाकर एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया, और क्षण भर में वह जीत गया। मैं हार गया, मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना, इस वातावरण में मुस्कुराकर। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। फिर मुस्कुराकर, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया। मुरारी लाल, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना। मनोज शंकर, किसके चरित्र पर? मुरारी लाल, चंद्रकला के। मनोज शंकर, मैं नहीं समझता। मुरारी लाल, तुम साफ कह रहे हो कि वह उससे प्रेम करने लगी है। और कैसे कहा जाता है? मनोज शंकर, अच्छा तब? मुरारी लाल, तब यही कि तुम्हें कहने का अधिकार क्या है, किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण। मनोज शंकर, इससे चरित्र का क्या संबंध? अगर वह उसे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, इसमें बुराई कहाँ है? मुरारी लाल, इसमें बुराई नहीं है। मनोज शंकर, बिल्कुल नहीं। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है? प्रेम केवल वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मुरारी लाल, तुम तो मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो। ओह मनोज शंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो।
मुरारीलाल: लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता। मनोज शंकर: लेकिन काम चल जाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सभी रात अंधेरे में काट लूँगा। मुरारीलाल उसकी ओर देखने लगता। हाँ, कहिए वह बात। भीतर की ओर से डॉक्टर का प्रवेश। मुरारीलाल उठकर खड़े होते हैं। मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखने लगता है। डॉक्टर मनोज की ओर देखकर: इस तरह आपकी आंखें कमज़ोर पड़ जाएंगी, सदैव सीधे देखा कीजिए। मनोज मुस्कुराने लगता। मुरारीलाल: बैठिए। दोनों कुर्सियों पर बैठते हैं। हाँ, क्या हालत है डॉक्टर? कभी अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर से पसीना चल रहा है, ज्वर तो उसे है नहीं। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आंखों का रंग हर पल बदल रहा है, ओठ तो सूख गए हैं ही। नाड़ी की गति बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन। एकाएक चुप हो जाता है मुरारीलाल उत्सुक होकर। क्या? कहिए, क्या कुछ हुआ? हृदय की धड़कन? डॉक्टर: मैंने तो आपसे तभी कह दिया था, मुझे संदेह है। कलाई की ओर की घड़ी देखकर इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारीलाल घबराकर कुर्सी से उठते हुए: हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर, मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। मुरारीलाल मनोज की ओर देखकर: सुनो जी, तुम्हारे लिए तो नाटक था ना? डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता है। मनोज शंकर: डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह उसे यह रोग हुआ, नहीं तो उनके लिए भी वह इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर मुरारीलाल से: उसके नाड़ी जाल में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। मनोज शंकर: किस तरह? सुई देकर? डॉक्टर: हाँ। मनोज शंकर: इसका मतलब है अब आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। अब तक रोग रहा या नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर मुस्कुराकर: अच्छा, बांसुरी हाथ में है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए। लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोज शंकर: आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके शरीर की धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर: लक्षण ऐसे ही हैं। मनोज शंकर: 2 तरह के रोगों के भी लक्षण कभी एक से होते हैं? डॉक्टर: खैर, बहस पीछे कीजिएगा, उसे अच्छा हो लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है और उसकी हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। मुरारीलाल से पानी गर्म कराइए। मनोज शंकर: डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए दिला दी जाए, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट न दीजिए। डॉक्टर: बड़े विचित्र आदमी हैं आप, आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर लिया? अच्छे फीस देने वाले रहे हो, रोगी मर जाए और मैं फीस लेकर चलता बनूं। मुरारीलाल से: आप कौन हैं? मुरारीलाल असमंजस में: मेरे एक संबंधी। मनोज शंकर: डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण का अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह कि आप लोग संजीवनी लिए ही हैं और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। घंटे भर बाद आप इतना भी नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क के कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। मुरारीलाल से: डॉक्टर साहब की यह फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 देकर उन्हें विदा कीजिए, मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता, हाथ पैर में लकवा मार जाता, जी बैठ जाती, आँख अंधी हो जाती है। छाती पर हाथ रखकर लूप उठकर सिर फोड़कर निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? रूखे स्वर में: 70 से लेकर 80-85 तक। मनोज शंकर: अधिक से अधिक कितनी? 130 तक मौत हो जाती है। मनोज शंकर: एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार हो गई थी, मैं अभी भी जी रहा हूँ। डॉक्टर विस्मय से: और ताप कितना है? मनोज शंकर: बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उससे कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बुरा न मानिएगा, उस विषय की जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, क्योंकि जो कि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती हैं। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसके ज्ञान शिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यही रहिए, मैं भी उसे टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर: लेकिन आप स्वतः बीमार हैं तो दूसरे की दवा क्या करेंगे? मनोज शंकर: इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ
और मुझे लाभ भी हुआ। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना निश्चय हो गया कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चली होती तो अब तक तो मैं कभी पंच तत्व को प्राप्त हो गया होता। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता रहता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। मुरारी लाल कुर्सी की बाह पर झुककर आंखें बंद कर लेते हैं। अर्थात अब आप चिकित्सा की एक नई प्रणाली बना रहे हैं मनोज शंकर जी। नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसीलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना, दोनों बराबर है। डॉक्टर, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा रहना। मनोज शंकर, आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं। नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही विकार और बुराइयां भी बढ़ी हैं। डॉक्टर, मैं समझता हूँ आप बहस करना जानते हैं। मुरारी लाल, आपने क्या निश्चय किया? मुरारी लाल जैसे निश्चय का, मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। डॉक्टर, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके, आप उसी में भूल जाते हैं अपने को। मुरारी लाल, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ, न तो मेरा कोई अपना जीवन है और न अपना आदर्श। अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है। मनोज शंकर, कुछ सोचकर कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, चंद्रकला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं? डॉक्टर, मैं तो नहीं समझता, वो पलंग से उठ भी सकती हैं। मनोज शंकर, हाँ हाँ, हंसते हुए, कृपया कर आप लोग बाईं ओर के गोल कमरे की ओर दिखलाकर आप लोग उस कमरे में चले जाइए। मुझे लेकर घूमने निकल जाऊं तो? डॉक्टर, क्यों? मनोज शंकर, या आप नहीं समझेंगे, उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। संभव है आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाए। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश लोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। प्रभाव के साथ उठिए, चलिए आप लोग उस कमरे में। मुरारी लाल डॉक्टर का हाथ पकड़कर उठते हैं और नीचे उतरकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मनोज शंकर भीतर चला जाता है। हरनंदन सिंह बरामदे के सामने नीचे सहन पर आकर खड़ा होता है, इधर उधर चारों ओर सिर घुमा कर देखता है, फिर निकल जाता है। मनोज शंकर, बंगले के भीतरी भाग में तुम्हारा संदेह व्यर्थ है। कह तो रहा हूँ, कोई नहीं। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे हैं थे, लेकिन मैं यह स्वीकार न कर सका। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं। डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे, वह भी चले गए। तभी थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। मनोज शंकर बीच वाले कमरे में आकर खड़ा हो जाता है और स्वर के साथ बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ और आंखें कुछ सूज गई हैं। मनोशंकर, इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए। संसार में एक से बढ़कर एक बढ़कर दूसरे दुख हैं। चंद्रकला, मुझे क्षमा नहीं करोगे? मनोशंकर, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। चंद्रकला धीमे स्वर, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मनोशंकर, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं जो कभी मुझे में थी। चलो आज नदी की ओर चलें घूमने, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाए। चंद्रकला, कैसा विरोध? विस्मय से उसकी ओर देखती है। मनोज शंकर, जो साधारणतः प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके थे और जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। चंद्रकला निराश होकर उसी ओर देखती है। मनोज शंकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता। तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है? उसे मिटा डालो, निकाल डालो, उसे अभी कहा नहीं जा सकता। तुम्हें कितना साहस और धीरज से काम लेना पड़ेगा। उसे एक हल्का धक्का देकर, जाओ कपड़े बदल आओ, शाम हो रही है, देर न हो। इस प्रकार क्यों देख रही हो? घड़ी दो घड़ी नहीं, दिन दो दिन नहीं। अगर इस तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले, तब भी वह अंतर नहीं मिट सकता। वह तो स्वभाव और प्रकृति का अंतर है, हमारे जीवन का आधार है। चंद्रकला का प्रस्थान। मनोरमा इस समय कमरे के उस ओर की दीवार पर उंगली से रेखाएं खींच रही। दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या? मनोरमा उसकी ओर घूमकर, बन सकते हैं। यह इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते हैं, शून्य के आधार पर बना है, लेकिन मैं तो अब चित्र नहीं बनाऊंगी। वही चित्र मेरा अंतिम। मनोशंकर, रजनीकांत का? मनोरमा हाँ, गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। मनोशंकर, क्या सोच रही हो? मनोरमा, यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य ही है। स्त्री इसीलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है, और इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है।
अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे। समस्या का एक और पहलू निकल जाएगा। मनोशंकर, तुम अपनी बात कहो। मनोरमा, मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। मनोशंकर, अब किस लिए? मनोरमा, इसमें से कोई नई बात तो नहीं हुई जी? मनोशंकर, नई बात नहीं हुई, उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। मनोरमा, नहीं तो केवल अपने को भूल जाने के लिए मैंने अब तक रंग और कलम से खिलवाड़ किया, लेकिन मैं देखती हूँ मेरा हृदय घन ही हुआ जा रहा है। इतना घन मेरे किस काम आएगा? इसलिए मुझे इसे निचोड़ कर सूखा डालना है। रंगों की पिटारी गंगा में फेंक कर माला लेने में कल्याण। अगर मैं अपने साथ न्याय करूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अपने निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन की कामना करती रही, उसके साथ मुझे इस एक प्रकार का सुख और सहवास मिला है, लेकिन मुझे इसका अधिकार कहाँ था? मैं अपनी आत्मा बेचती रही हूँ, जो मैं पहले ही बेच चुकी थी, और पूरा मूल्य भी ले लिया था। मनोशंकर, तुम तो कविता और दर्शन कह गई। अरे, विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। मनोशंकर, युग बदल गया, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवाएं न रहेंगी। मनोरमा, विस्मय से वैधव्य मिट जाएगा। मनोशंकर, क्यों? विधवा विवाह से। मनोरमा, झूठ है, झूठ। मनोशंकर, क्यों? आजकल हो रहा है जो। मनोरमा, विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है? समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ते हैं, अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहते हैं। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। तुम्हारे कहानी लेखक इस समस्या को कला का आधार बना रहे हैं, और इस प्रकार संयम और शासन को निकाल कर प्रवृत्तियों की बागडोर ढीली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोग है, और इसी को वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं, लेकिन उपभोग सुख है। मनोशंकर, उपभोग सुख न हो, लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। मनोरमा, किस तरह जी? यही तो समाज का आदर्श है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन, सुख दुख दोनों का, न तो कोई शंका, न संदेह और न तलाक, किसी भी परिस्थिति में समझौता और सामंजस्य। इस प्रकार समाज की स्थिति दृढ़ है। संभव इसमें भी बुराई हो, लेकिन जीवन नितांत भला है। विधवा विवाह और तलाक, दो बुराइयों में से एक को पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां तो समाज को निगल जाएंगी। मनोशंकर, विधवा विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होकर? मनोरमा, छाती पर हाथ रखकर, तुम्हारा आघात निर्दय हुआ मनोज। उसकी ओर देखकर, राक्षसी राक्षसी प्रहार, तुम इतना भी संयम नहीं कर सकते? और तुम पुरुष हो, इतने छोटे हृदय और इतनी छोटी आत्मा के बल पर। मनोशंकर, उद्विग्न होकर, कैसे? तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूँ इसलिए कि मैं विधवा विवाह के पक्ष में वोट दूँ, यही ना? उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, लेकिन मैं यह नहीं करूँगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया। अपने उद्धार के लिए किसी प्रकृत विधवा से पूछो, जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है, मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन का, विशेषतः स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या। यही है विधवा का आदर्श, और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज़ है। तुमने इसे कलंक कह दिया। कुछ सोचकर, जितनी कोशिश इस आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है, उतनी अगर अगर उतनी ही कोशिश इसे जीवित रखने के लिए होती, तो तुम्हारा समाज और परिवार आज दूसरी चीज होता। मनोज शंकर, अब तो मैं तो अब मैं क्या समझूं? मनोरमा, जो समझो। मनोज शंकर, इसका अर्थ यह है कि उसकी ओर देखने लगता है। कहते क्यों नहीं? मनोज शंकर, तो उस समय सचमुच नाटक हो रहा था। कुछ सोचकर, ओह, तुम अभी उसी भ्रम में पड़े हो? मनोज शंकर, मैंने तो समझा कि। मनोरमा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था किसी आशा में? मनोशंकर, मैं समझा था अविवाहित रहकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मनोरमा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे पुरुषत्व के अनुकूल हो। मेरे साथ तुम रहते अविवाहित रहकर। शब्द तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष उसकी भौं ऊपर को कई बार खींच उठती है। कल्पना और भावुकता, मनोज बाबू, साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं है, सुंदर चीज होगी, लेकिन जीवन की वास्तविकता में यह कितना भयंकर है। मनोज शंकर, उद्विग्न होकर, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूं? मनोरमा, पुरुष हो, तुम्हारी अवस्था भी मुझसे अधिक, शिक्षा भी तुम्हें ऊंची मिली है, तुम हर तरह से मुझसे योग्य हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे सामने तुम्हारा यह आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है।
तुम्हारा पौरुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है? वादे सभी सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे मोह में इस तरह संकल्प कर रहे हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति विकार बना रहेगा। गले पर हाथ रखकर अधिकांश शब्द यहीं से निकल पड़ते हैं। उनका विश्वास करना मुझसे न पूछो तुम्हें क्या करना है, अपने पुरुषत्व से पूछो। तुम्हारा अपना मुँह चंद्रकला के मुँह से कम नहीं है। वह स्त्री है ना, इसलिए तुमसे क्षमा चाहती है, और तुम आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हो, उसे क्षमा कर दो। इस समय तुम्हारा प्रधान काम यही है मनोशंकर, लेकिन किस तरह? मनोरमा, पहले यह स्वीकार कर लो कि तुम भी मोह में हो और वह भी मोह में है। न तुम उससे अच्छे हो, न वह तुमसे बुरी है। मनोशंकर गंभीर होकर सोचने लगता। वह अपना मोह छिपा नहीं सकी। ऐसा अनुमान करना कि वह रजनीकांत को अपने पुरुष के रूप में प्रेम करने लगी है ठीक नहीं है। उसके हृदय पर उसकी हंसी और सरलता, साथ ही साथ उसके सुंदर शरीर का मोहक प्रभाव पड़ा था, जो समय के साथ ही स्वयं मिट भी जाता। लेकिन उसका घायल हो जाना, और वह भी संघातक रूप में, जिसमें बहुत कुछ दोष उसके पैदा करने वाले मुरारीलाल महाशय का है, यह सब मिलकर पहाड़ हो उठा। वह संभाल नहीं सकी। बहुत कुछ बुराई तो मेरे चित्र से हुई। शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुषत्व तो दमक उठेगा। मालूम होता है आ रही है रास्ते में सब हो जाए। तुम लोग लौटो नए जीवन और नई आशा के साथ। मनोशंकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला 2 कदम बढ़कर रुक जाती है। मनोशंकर घूमकर उसकी ओर देखता है। मनोशंकर उखड़ते हुए शब्दों में चलो, कब कब की आई हो, आओ चले। आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों उसी तरह हाथ पकड़े हुए बंगले के बाहर निकल जाते हैं। मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल, तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ, मैं अब बच जाऊंगा। मनोरमा, क्या है? जैसे नींद एकाएक टूट गई हो। मुरारी लाल, तुमने वह कर दिया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। तुम देवी हो। मनोरमा, आपने कुछ सुन लिया क्या? मुरारी लाल, कुछ नहीं, सब सुना है। 10 वर्ष की आग शायद अब बुझेगी। तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा है। मनोरमा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहती। मुझसे जिस किसी का जो उपकार हो जाए। विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है। मुरारीलाल, तुम सचमुच देवी हो। मनोरमा क्षुब्ध होकर चुप भी रही। इस प्रकार के विशेषण बहुत कुछ उपहास के लिए मैं पूरी तरह से स्त्री, विधवा स्त्री बन सकूं, जो हूँ वह हो सकूं, यही बहुत है। मुरारीलाल, कल जाना तुम्हारा निश्चित रहा। कुछ और रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। मनोरमा, जी नहीं, इस प्रकार मेरी शक्ति चली जाएगी। हमारी सेवा जब होने को होगी हो जाएगी। मनोरमा का प्रस्थान। मुरारीलाल बाहर बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठते हैं। माहिर अली का प्रवेश। मुरारीलाल, क्या हाल है जी? माहिर अली, शायद बच जाए। सिर पर हाथ रखकर, यही एक घाव 3 इंच लंबा और आधे इंच चौड़ा है। उन सब ने तो चाहा था जान से मार डालना। 24 निशान लाठी के कुल हैं। मुरारी, बहुत है, ऐसा काम करा दिया इसने। माहिर अली, उसकी चोट देखकर मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन उसके मुंह पर तब भी मुस्कुराहट थी। मुरारीलाल, मुस्कुराहट थी? माहिर अली, उस दिन की तरह नहीं। इतनी चोट और दर्द, लेकिन उसके सफ़ेद दांत अब भी जैसे निकल पड़ना। राय साहब मिलना चाहते हैं। मुरारीलाल, अब हरगिज नहीं, मैं बदनाम हो जाऊंगा इस तरह, और मैं तो उसके मुंह देखना नहीं चाहता। माहिर अली, हरनंदन कह रहे थे आपने जो कहा था शायद 40,000 आ गया है। मुरारीलाल गहरी चिंता में पड़ जाता है। मैंने तो कह दिया साहब, ऐसे रुपए पर लात मारते हैं। मुरारीलाल, कह दिया लात मारते हैं। 40,000? माहिर, मैं समझ नहीं पाता, कहो ना, इसमें कोई बुराई है ले लेने में? और भी एक लुटेरे और हत्यारे से। माहिर अली उसकी ओर विस्मय से देखता है। जाओ हरनंदन को धीरे बुला तो लाओ, शायद झूठ। हाँ जाओ, लिवा लाओ। हरनंदन को अकेले समझते हो ना? माहिर अली, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। उस बच्चे की हालत अभी तक बेहोश है। मुरारी अली, इसका रुपया निकल जाना रजनीकांत के लिए भी अच्छा होगा। कुछ सोच कर। अच्छा, अपने लिए नहीं? तुम्हारी ही बात सही, रजनीकांत के लिए रुपया उससे ले लिया जाए। मरने की कोई संभावना है नहीं उसके, यह सारा रुपया उसे दे दिया जाएगा। माहिर अली, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी राय में मुमकिन है वह मर जाए। मुरारी अली, मरना होता तो कल शाम की चोट से अब तक मर गया होता। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर उस बेईमान की कोई दूसरी सजा दी नहीं जा सकती। तुम क्यों नहीं समझते? इसी रुपये के बल पर वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ, राय साहब हुआ। उसका जहर इसी तरह निकलेगा। मैंने सोच लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम जाओ। माहिर अली, मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा? मुरारीलाल, उसकी जान का खतरा तो नहीं है ना? माहिर अली, वह चारों ओर से घेर कर मारा गया है। जान का खतरा हो सकता है। आज की अदालत में छोटा बड़ा सब किसी ने उस बेईमान को गालियां दी। मुरारीलाल, ठीक है, उसको कई ओर से सजाएं मिले। जाओ, खड़े क्यों हो? माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल भीतर जाता है।
तो ये दूसरा अंक ख़त्म होता है, अब इसका तीसरा अंक शुरू होगा। लेकिन तीसरे अंक की वीडियो हम तीसरे भाग में बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तब तक यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी निबंध और सभी नाटकों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। और इस समय प्रीवियस ईयर्स पेपर चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। आप सभी से निवेदन है, यदि आप इसकी तैयारी सीरियसली रूप में कर रहे हैं तो इन सभी के चैनल्स पे आकर के इन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख सुन लीजिए। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।